महत्व को नकारते हुए, सॉरी, उद्दीपक व अनुबंधन लिखना। अनुक्रिया का महत्व थोड़ी नकारोगे, अनुक्रिया को तो बल दोगे। हाँ, उद्दीपक व अनुबंधन, ये दो लिखे ना, उद्दीपक व अनुबंधन के महत्व को नकारते हुए कंडीशनिंग। कंडीशनिंग आप कल आए नहीं थे, कल 3 घंटे यही चला था। कल वाला टॉपिक मिस कर दिया, बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छा टॉपिक था कल वाला। जो आए थे उनको पता है, पावलो 3 घंटे चला है। किस पे थे? मुझे सुनाई दिया कल मैं डेट पे था। मतलब तो अच्छी बात है, अभी डेट पे था। अब समझ गया, मतलब ट्रेन में डेट पे था। उद्दीपक व अनुबंधन के महत्व को नकारते हुए किस पर? अनुक्रिया पर बल दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने हेतु नाइनटीन 1938 सफेद चूहे तथा 1943 कबूतर पर प्रयोग किए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्रिया प्रसूत बॉक्स, क्रिया प्रसूत बॉक्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स, बॉक्स का निर्माण किया। ऑपरेंट कंडीशनिंग बॉक्स का निर्माण किया, कर दिया, जिसे बाद में स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। क्लियर? सिद्धांत के नाम लिखो। सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, सक्रिय क्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। फिर है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। फिर है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और जब देखो कभी भी संडे को क्लास लगे ना, तो घर जाना स्किप किया करो, है ना, और पूछ लिया करो मेरे से कि इस बार लगेगी कि नहीं लगेगी क्लास, है ना। देखो, जब आपने प्रिपरेशन की सोच ली है ना, तो फिर आपका प्रधान जो चीज़ है ना, मुख्य जो तत्व है वो यही है। उसके लिए हल्के फुल्के अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े ना, तो किया करो।
कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि तुम संडे को उस दिन रेस्ट किया था कि नहीं किया था। सेलेक्ट होना चाहिए आदमी। मैं पर्टिकुलर आप दो पर नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक कॉमन चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक दिन हम जब रेगुलर सीक्वेंस की क्लास छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव अगले 2-3 टॉपिकों तक रहता है हमेशा। और जब सोच लिया है तो पूरा उसको ईमानदारी से क्लास को अटेंड करो, उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव आता है। मैंने खुद मेरे पे अप्लाई किए हैं, मैं बहुत बार सेलेक्ट हुआ हूँ। लेकिन हमेशा एक रेगुलर सीक्वेंस रखनी बहुत ज़रूरी है। और इसको जैसे इंसान को पूजा पाठ की आदत पड़ जाती है ना, जो समय पर करता है, उसको इस शिद्दत से लो। मजा है कि नहीं, सिलेक्शन नहीं होते हैं यार, इंसानों के ही होते हैं। अभी रीट के सिलेबस रिजल्ट आने तो देखो, बच्चे मिलने आएंगे, मिठाई खिलाऊंगा आपको कई दिनों तक। लाइन से सिलेक्शन होंगे, इतने बच्चे सिलेक्ट होंगे मेंस में। पर मैंने तो उनको संडे को जितनी भी छुट्टियां मिली रोड़े रखा था। कोई ऐसा रखा ही नहीं था कि उनके कोई चांस बचे और वो सिलेक्ट नहीं हो। जो छोटे बच्चे को रोड़ते हैं ना, तैयार करते हैं रेगुलर, फटाफट फटाफट, वैसे बना लो अपने आप को। मिनिमम आवश्यकताओं का जीवन, कम से कम आवश्यकताओं पर डिपेंड रहो, मैक्सिमम स्टडी पर, तब जाके पार पड़ेगी। वरना जिस पोस्ट के लिए तुम बैठे हो ना, बहुत भयंकर कंपटीशन है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड लोग ऑलरेडी बैठे हैं वहां पर, ध्यान रखना। और में से आधी सीट तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मैं मतलब हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ आपको कि आपका सामना किन से होने वाला है। आपका प्लस पॉइंट ये है कि वो आदमी अकेला एक दिमाग से पढ़ता है, आप कम से कम 10-12 दिमाग का यूज करोगे, इसलिए तुम एडवांस बनोगे। उसके पास केवल सब्जेक्ट की ताकत है और तुम्हारे पास में बाकी सारा पार्ट की ताकत होती है। इसलिए तुलनात्मक रूप से तुम ज़्यादा स्ट्रांग हो अगर तुम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो तो। अब आज के दिन ग्रेड फर्स्ट की तैयारी में फर्स्ट पेपर की इम्पोर्टेंस सबको पता लग गई है, लग गई ना, ठीक है। और जो कोचिंग्स वगैरह में या कहीं पढ़ाते हैं वो लोग इस चीज़ का हमेशा वो अपने सब्जेक्ट पे वो रखते हैं कि मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है सब्जेक्ट अच्छा होने से। अब फर्स्ट पेपर भी अच्छा होना ज़रूरी है, उसके बाद सब्जेक्ट अच्छा होना ज़रूरी है। क्योंकि क्वालिफाइंग नहीं करोगे तो सिर्फ 150 में से 150 ले आओ ना, क्या दिक्कत है। एक फिजिक्स का केस है, फिजिक्स का पहले रिजल्ट आ गया था, तो फिजिक्स के स्टूडेंट ने 140 क्वेश्चन सही किए हैं, 280। मेरिट इतनी गई नहीं, लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग में उसके 18 क्वेश्चन सही हैं, वो रह गया, वो हाई कोर्ट गया है। तो हाई कोर्ट ने सीधा ये कहा कि जब आपको पहले से शर्तें पता हैं इसकी सब्जेक्ट की कि भी आपको 30% लेके आने हैं, ये तो आपको पहले से ही दिया ना, मेंशन कर रखा है कंडीशन के अंदर, फिर इसमें आर्गुमेंट का उन्होंने मना कर दिया हाई कोर्ट ने, वो क्या करेगा। तो उसका तर्क था, बोले सर मुझे तो फिजिक्स ही पढ़ानी है ना। बोला क्या फिजिक्स के अंदर सामान्य ज्ञान आएगा ही नहीं क्या, या कॉमन बिहेवियर नहीं आएगा, या आप केवल 11th-12th को पढ़ाओगे, 9वीं-10वीं को नहीं पढ़ाओगे क्या, और उसमें सारी चीज़ें जरूरत होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, हिस्ट्री, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ठीक है। एक दिन मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है, कैसे फोकस करना है, कहाँ कहाँ से चीज़ें चुननी है। और वो 40 क्वेश्चन का मटेरियल होगा, और वो 40 क्वेश्चन आपको अगर आप कर लोगे तैयार तो आप 36-37 क्वेश्चन कर जाओगे। इतने चाहिए अपने को। मैक्सिमम जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी अगर मार्कशीट उठा के देखोगे तो 34 से 38 के बीच में सेलेक्टेड लोगों के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन है सही। ये पिछले 4 भर्तियों की बता रहा हूँ मैं, 2013, 2016
18 और ये फर्स्ट ग्रेड की। ज़्यादा भी तीर नहीं मारा उन लोगों ने, क्योंकि 12-13 सब्जेक्ट हैं उसमें फर्स्ट पेपर में, इसलिए सेलेक्टिव मारो। 4 क्वेश्चन तो वो सही होने चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है, वो चाहे हिंदी है इंग्लिश है, सारे 4-4 क्वेश्चन तो आ रहे हैं। साइंस वालों के लिए साइंस आ रही है कि नहीं आ रही है, तो 4 तो ये हो गए। फिर आपको फोकस करना है स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री पर। हिस्ट्री वाले के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि 15 क्वेश्चन आते हैं, और फिर एक आपको करंट जीके पर ध्यान रखना है, 15 क्वेश्चन आते हैं करंट जीके के। अब 4-4, 5-5 सब्जेक्ट के आते हैं छोटे छोटों के। हिंदी सेफ स्कोर हो सकता है, हिंदी में सेफ कर सकते हो आप, ठीक है। आर्ट्स वालों के लिए मैथमेटिक्स सेफ नहीं होता है, कट कर दो, मत पढ़ो, टाइम ही मत लगाओ। मैथ्स के बजाय तो साइंस पे फोकस कर लो, वो ज़्यादा अच्छी करवा देगी। तो 4-5 क्वेश्चन तो खुद के सब्जेक्ट के हैं, जो जनरल क्वेश्चनों को सही नहीं कर सकता, सब्जेक्ट में बैठने की औकात ही नहीं फिर उसकी, तो 5 क्वेश्चन तो वो हो गए कि नहीं हो गए। 13-14 क्वेश्चन इसके आपके मैनेजमेंट के आते हैं, उसमें से आरटी एक्ट कर लो तैयार, टेक्निकल है, 12-13 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। एक सिंगल सवाल गलत नहीं होता आरटी से। हिस्ट्री के एक कॉमन टॉपिक कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। स्पोर्ट्स में से कर लो, एक बुक में से कर लो, एक आर्थिक जनगणना से कर, आर्थिक सेंसेक्स से कर लो, है ना। एक सेगमेंट है जहाँ से क्वेश्चन 100% आना है। एक दिन कभी टाइम होगा तब एक अलग घंटे 1 घंटे की चर्चा करेंगे, वो बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी हो। क्या लिखवा रहे थे, ये हो गया। अनुक्रिया उद्दीपक प्रतिवर्त उद्दीपक सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत अनुक्रिया उद्दीपक या प्रतिवर्त उद्दीपक इंग्लिश में क्या है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस ऑब्लिग रिफ्लेक्स स्टिमुलस। या आरएस टाइप, आरएस थ्योरी, आरएस थ्योरी, क्लियर। उसके बाद लिखो क्रिया पुनर्बलन प्रबलन सबलन आबलन सिद्धांत। क्रिया पुनर्बलन, क्रिया प्रबलन, क्रिया आबलन सिद्धांत। फिर लिखो साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत। आबलन, आबलन सबलन प्रबलन एक ही बात है, हिंदी की शब्दावलियां भी, इसका तो क्या करूं। आबलन बल देना, सबलन भी बल देना होता है। साधनात्मक अनुबंधन, फिर है रिक्त प्राणी उपागम, ओके, और आर टाइप थ्योरी। उपागम माध्यम, हाँ, तो बाद में हल कहेगा ना इस बात को, आवश्यकता होगी तो ही अनुक्रिया होगी ना, ये स्किनर कहता है, तभी तो हम इसकी आलोचना करेंगे, फिर हल पे जाएंगे। भाई व्यवहारवाद में सबसे अच्छा सिद्धांत किसका है, हल का, क्योंकि उसने मुख्य चीज क्या बताई, आवश्यकता, ठीक है। तो जब तक आवश्यकता पूरी नहीं होगी या आवश्यकता होगी नहीं, तब तक प्राणी कुछ नहीं करेगा, हाँ, अनुक्रिया नहीं करेगा। लेकिन स्किनर कहता है कि जब तक प्राणी अनुक्रिया ही नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं है, तो वो अनुक्रिया पर महत्व दे रहा है। दिया जा रहा है, ये तो समझाने के बाद आ रही है ना बात दिमाग में। ये तो स्किनर की गलती थी ना, कि है तो क्या आवश्यकता, लेकिन वो इसको किस पे बल दे रहा है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, अनुक्रिया, तो वो अनुक्रिया पे फोर्स कर रहा है। जबकि वास्तव में क्या है कि अनुक्रिया तब होगी जब आपको भूख होगी, ये उल्टा कह रहा है,
तब इसकी आलोचना होती है, वरना तो स्किनर का सिद्धांत बेस्ट कहते हैं हम, हल्का क्यों कहते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है माध्यम, क्रिया एक माध्यम है, जब तक क्रिया नहीं होगी तब तक आपको, भाई वहां से यहाँ तक नहीं चलूंगा तब तक मुझे चॉकलेट नहीं मिलनी है, ठीक है। प्रसूत का मतलब होता है संपन्न होना, लिख लो इन शब्दों के अर्थ। नैमित्तिक का मतलब होता है माध्यम, और प्रसूत का मतलब है संपन्न होना, प्रसूत संपन्न होना। क्लियर। अब प्रयोग समझो, कर दूं साहब इसको, सबने लिख लिया। देखिए, अपने प्रयोग को समझाने के लिए उसने एक स्किनर बॉक्स का निर्माण किया। इस स्किनर बॉक्स के ग्राउंड पर, क्योंकि ये मेरा बोर्ड 2D है, 2 डायमेंशन में है, तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, है ना। 3D का डायग्राम आता नहीं मेरे को बनाना, तो इसी को 3D मान के चलो। ओके, ये उसका फर्श है जिस पे लोहे की ग्रिल लगी हुई है। ठीक है, यहां पर एक फूड सस्पेंसर जिसमें फूड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, फूड पैकेट्स हैं। इसको हम फूड कप कह दो या फूड सस्पेंसर कह दो। क्लियर। यहां हमने इस बॉक्स में एक छोटा सा बॉक्स लगाया है और उस पर 2 बटन हैं, ठीक है, स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए। क्लियर। ये रेड सिग्नल है, ये देख लेता हूं मैं ना। ये कैसा सिग्नल है, रेड, और ये ग्रीन सिग्नल है। ओके, मतलब इस लीवर को अगर दबाएगा तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट जल सकती है, संभावना किसी की भी हो सकती है। ठीक, अब ये क्या है, आयरन ग्रिल्स हैं, लोहे की सलाखें, आयरन रोड्स बोल दो, आयरन ग्रिल्स बोल दो, है ना। ये आयरन ग्रिल्स हैं। यहां पर ये बिंदु है एक, इसको हम X बोल रहे हैं। एक ये बिंदु है, अब ये तो दिख रहा होगा दूर, लेकिन ये फर्श पर है और इससे इनके इक्वल डिस्टेंस है। क्लियर है। ये Y बिंदु है और ये Z बिंदु है, 3 बिंदु हो गए। और अब हमने लिया सफेद चूहा। क्लियर। ये है एक्चुअल में जो स्किनर बॉक्स है, थ्योरी में ओरिजिनल डायग्राम स्किनर बॉक्स का, है ना। ऐसा नहीं कि वो घुमावदार रास्ता बना दिया, चूहा और अजीब सी स्ट्रक्चर बना दिया, नहीं, एक्चुअल ये डायग्राम है। ठीक है। द टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग नामक बुक अगर आप देखोगे नेट पे जाके स्किनर की, उसमें मिल जाएगा। अब जब चूहा
एक्स बिंदु पर जाकर लीवर प्रेस करता है। चूहा किस पर है? एक्स बिंदु पर है और वो इस लीवर को प्रेस करता है। ठीक है, एक्स बिंदु पर जाकर लीवर प्रेस करता है तो ग्रीन सिग्नल ऑन होता है। क्लियर? तो लीवर को दबाना चूहे द्वारा की गई अनुक्रिया है। तो लीवर प्रेस करना ये क्या है दोस्तों? अनुक्रिया है। सिस्टेमेटिक दिमाग में बैठा हो। रिस्पॉन्स हो गया, चूहे के द्वारा किया गया रिस्पॉन्स। ठीक है, और ग्रीन सिग्नल ऑन होता है तो फूड कप से फूड पाउच या फूड पैकेट अंदर चला जाएगा इस पाइप से और चूहा इसको खा लेगा। तो ये जब तक चूहा लीवर को नहीं दबाता तब तक ये फूड पैकेट मिलता क्या? नहीं मिलता। तो फूड पैकेट मिला कि नहीं मिला? तो ये चूहे के लिए सकारात्मक अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? बोलो, सकारात्मक अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? और फूड का मिलना क्या है? पुनर्बलन है कि नहीं है? हाँ या ना? ये एक पक्ष है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स बिंदु पर दबाए तो लाल लाइट ऑन नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हमने तो संभावना मान के चले हैं कि कुछ भी हो सकता है। ओके, अब वो जाता है वाई बिंदु पर। मान के लिए हमने 3 पॉइंट लिए हैं, वो कहाँ जाता है? वाई बिंदु पर जाता है। तो वाई बिंदु पर जाकर क्या करता है? लीवर प्रेस करता है। लीवर प्रेस करता है तो रेड सिग्नल ऑन होता है, जिससे इस वाई ग्रिल्स पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट लगता है। मीनिंग समझ आई बात? अगर ऐसी व्यवस्था है, इसमें ग्रीन लाइट ऑन होगी तो फूड आएगा और रेड लाइट ऑन होगी तो करंट लगेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करंट फ्लो होगा। ये चूहे के लिए नकारात्मक अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? यस और नो? अब मुझे बताओ कि चूहा किस अनुक्रिया को तो करने की कोशिश करेगा और किसको छोड़ने की कोशिश करेगा? एक्स बिंदु पर तो बार बार वो क्या करेगा? लीवर दबाने की कोशिश करेगा। चूहे ने ये तो सीखा ना कि एक्स से भोजन मिलता है और वाई से करंट लगता है। तो करंट लगेगा तो ये नकारात्मक पुनर्बलन हुआ कि नहीं हुआ? तो नकारात्मक पुनर्बलन क्रिया को रोकता है कि बढ़ाता है? रोकता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन मिला तब तो वो क्या करेगा? उस अनुक्रिया को दोहराव क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्लियर है बात? और जब उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया को क्या करता है? दोहराता है। अब जैसे वो किस पे गया? जेड पे गया तो ग्रीन लाइट ऑन होगी। हो सकता है जेड पर रेड लाइट ऑन हो जाए, तो वो सेलेक्ट कर लेगा कि मुझे किस बिंदु से क्या करना है। यस और नो? तो यहां से तो वो बार बार यहां से दबाने की कोशिश, क्योंकि उससे उसको फूड मिल रहा है। तो उसने 2 रिजल्ट निकाले कि जब सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, फूड पैकेट मिलता है, तो चूहे की जीवन प्रत्याशा दर बढ़ जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकाला? जीवन प्रत्याशा दर, जीवन प्रत्याशा होते है जीवन जीने की इच्छा। पुनर्बलन मिलेगा, आपको समय समय प्रोत्साहन मिलता रहे तो जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है कि नहीं मिलती है? और झटके लगते रहे तो एक दिन दिमाग जवाब दे देता है कि नहीं देता है? क्या छोड़ना है ना?
कई तो दुनिया ही छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। और जीवन प्रत्याशा दर क्या हुई, बढ़ी। और इसके अंदर जीवन प्रत्याशा दर बताओ, जीवन प्रत्याशा दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये कह रहा है वो। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्या हुई, अनुक्रिया हुई, अनुक्रिया का क्या आया, परिणाम। अगर परिणाम दूसरी अगली अनुक्रिया को करवाने में समर्थ हो, अनुक्रिया करवाने में क्या हो, समर्थ हो, तो ये परिणाम अब क्या है, प्रोत्साहन है। प्रोत्साहित कर रहा है कि नहीं कर रहा आगे बढ़ने के लिए। अरे यार मैं बहुत बार बता चुका हूं इस चीज को, तो मैं यहां से यहां चला, अनुक्रिया हो गई, क्या मिला, चॉकलेट। अगर मैं यहीं रुक गया तो ये सिर्फ रिजल्ट है, लेकिन मैं इस चॉकलेट के प्रभाव में मैं और आगे बढ़ गया, तो इस चॉकलेट ने मेरे दिमाग में क्या लाया कि आगे बढ़, देखा और चॉकलेट मिल सकती है। छोटे बच्चों को देख लो आप करके, इसका मतलब चॉकलेट ने अगली अनुक्रिया करवाई कि नहीं करवाई। तो ये परिणाम अनुक्रिया करवाने में क्या है, समर्थ है। अब ये परिणाम क्या कहलाएगा, प्रोत्साहन, या इसी को क्या कहते हैं, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनर्बलन। पुनर्बलन, अनुक्रिया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये तो करवाने में समर्थ है, अभी अनुक्रिया नहीं हुई है, फिर क्या हुई बोलो, अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई, क्लियर। और अनुक्रिया के बाद में फिर से क्या आएगा, परिणाम। परिणाम किस में बदलेगा, बोलो, प्रोत्साहन में। और प्रोत्साहन फिर से क्या करवाएगा, अनुक्रिया करवाएगा कि नहीं करवाएगा। तो चूहा बार बार वाई बिंदु पर तो जाने की कोशिश करेगा, सॉरी एक्स पर जाने की तो क्या करेगा, कोशिश करेगा, वाई पर जाने की कोशिश नहीं करेगा। यहीं से शब्द आया सबलन सिद्धांत, सबलीकरण। जो कोई क्रिया हो रही है और उस दौरान हल्का सा भी पुनर्बलन मिल जाए तो उस क्रिया के होने की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक गाड़ी को 3 जने धक्के दे रहे हैं, वो हिल नहीं रही है, लेकिन एक आदमी और आ गया और उसको धक्के तो दे ही रहे थे, क्रिया होने की संभावना तो है, लेकिन एक आदमी और आने से उसका बल क्या हो गया, मिल गया, और गाड़ी क्या हो गई, चलने लग गई। या गाड़ी धीरे धीरे चल रही है और फिर किसी आदमी ने क्या कर दिया, उसको थोड़ा सा बल दे दिया, तो वो गाड़ी क्या हो गई, स्पीड में चलने लग गई। तो होने वाली क्रिया की दर में वृद्धि करने के लिए दिया गया फोर्स क्या कहलाता है, सबलीकरण कहलाता है। ठीक है, कहीं पर हम अटके हुए हैं, है ना, क्रिया होने की संभावना तो है लेकिन क्रिया हो नहीं रही है, और कोई ऐसा घटक या कारक आ जाए जो उस क्रिया को शुरू कर दे, तो सहारा दे दिया कि नहीं दे दिया, इसी को क्या कहते हैं, सबलीकरण कहते हैं, सब्लिमिशन ऑफ प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है। ये एक्चुअल में तो देखो सही तो बात ये है कि डायग्राम तो ये है, और यही एक्सपेरिमेंट किया था उसने सफ़ेद चूहे पर। अब आप कहोगे कि सर सफ़ेद चूहा क्यों, ब्राउन चूहा क्यों नहीं। तो अमेरिका में जहाँ ये रहता है वहाँ पर सफ़ेद चूहे की स्पीशीज़ है, ब्राउन चूहा पाया ही नहीं जाता है। ब्राउन चूहा ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर, है ना। रेडिएशन ज़्यादा होगा तो चूहे का रंग कैसा होता है, ब्राउन। और जहाँ रेडिएशन कम होगा वही बर्फ पड़ती है, जिस एरिया में ये रह रहा है ना, तो वहाँ चूहे ही सफ़ेद हैं। तो ये कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता है कि सफ़ेद चूहे क्यों लिए, ब्राउन ब्राउन है ही नहीं, अगले के पास मटेरियल ही नहीं है काम कर लेने के लिए, तो जैसे मिले उस पर कर दिया। आपको एक्सपेरिमेंट से मतलब है, सफ़ेद चूहे और ब्राउन चूहे में जाना नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल आए हैं मेरे सामने, जब पहले पढ़ाया है तो कईयों को होता है दिमाग में, कीड़ा तो होता ही है ना, और वो कीड़ा क्या कहता है, सर सफ़ेद ही क्यों लिया, ब्राउन क्यों नहीं लिया। अब इसका क्या जवाब दें, जवाब है क्या कि भाई साहब वहाँ होते ही सफ़ेद हैं। भाई अब सांगरी अगर आपको खानी है तो राजस्थान ही आना पड़ेगा ना, मणिपुर में तो सांगरी नहीं मिलेगी ना। क्राउन गोल्ड डिजीज पर आपको अध्ययन करना है तो जाटी पर ही तो अध्ययन करोगे ना, वो अमेरिका में तो नहीं हो सकती ना, अमेरिका में है ही नहीं जाटी। तो जहां जो चीज होगी उसी पे तो अध्ययन होगा ना। तो ये इसका रीजन है, और ये इसका ओरिजिनल डायग्राम है जो वास्तव में बुक्स में होना चाहिए या इसको पढ़ाना चाहिए। ये तो हम पढ़ाते